अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी सानिया पिम्स और दहाइयों की गफलत, जिसकी नज़र हो गए 14 मासूम बच्चे और इस पूरे मुल्क में सोगवार हैं तमाम लोग। और ये कैसे हुआ और इसके पीछे वजूहात क्या थी, किस किस हुकूमत की क्या क्या गफलत थी कि आज इस हद तक पहुंचा कि पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का जो वाहिद सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उसके बाद एक छोटा सा हॉस्पिटल है उसमें ये वाक़या हुआ। तो इसके ज़िम्मेदार कौन हैं, हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर महेश कुमार, चेयरमैन हैं कायमा कमेटी बराए हेल्थ, कौमी असम्बली के मेंबर हैं, और टिक्का खान सानी जो नुमाइंदा समा हैं इस्लामाबाद के, और इस सानहे को उन्होंने कवर किया पिछले 2 दिन। और हमारी आज की जो टेल एंडर होगा वो होगा कि इंस्टाग्राम और फेसबुक चलाने वाली कंपनी मेटा को 18 अरब डॉलर का जुर्माना अमेरिका में किया गया है, जो उसने एग्री किया है कि वो पे करेगी। और साथ बहुत ही अहम और सख्त रूल्स बनाए हैं जो बच्चों के बारे में। वो क्या हैं वो आपको बताएंगे टेल एंडर में। और हमारा आज का हॉट इशू होगा बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के नए वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं, वो वजारत उज़्मा की सीट तक कैसे पहुँचे, इसके बारे में आपको बताएंगे हॉट इशू में। हमें ज्वाइन करेंगे ख्वाजा मतीन जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कश्मीर से उनका ताल्लुक़ है। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा गरीब क्यों मरता है, अल्लाह की अल्लाह से पूछे। ये किसने कहा है? ये कहा है गवर्नर पंजाब ने। और वो क्यों कहा है और गरीब क्यों मरता है, इसकी वजह अल्लाह है या अल्लाह के बंदे, ये आपको बताएंगे आज के एडिटोरियल में। तो आज की टॉप स्टोरी सानिया पिम्स और दहाइयों की गफलत, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पिम्स हॉस्पिटल का नाम है इस्लामाबाद में। 1985 में ये कायम हुआ था और एक बिल्कुल छोटा हॉस्पिटल था उस वक्त वहाँ पे। उस वक्त इस्लामाबाद की आबादी 3,40,000 थी और पिम्स में 592 बेड्स थे उस वक्त 3 लाख की आबादी के लिए। और ओपीडी में तकरीबन 400 से 500 मरीज़ रोज़ाना आते थे। और 2023 का जो मरदमशुमारी हुई है लेटेस्ट, उसके मुताबिक अब आबादी इस्लामाबाद की 23 लाख से तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन पिम्स के बेड्स 592 से बढ़कर सिर्फ 1254 हुए हैं। और उसमें यानी पहले 574 अफराद के लिए एक बेड था, जबकि अब 1777 अफराद के लिए एक बेड है। इस्लामाबाद की आज की आबादी के हिसाब से पिम्स में कम अज़ कम 4144 बेड्स होने चाहिए थे, या कम अज़ कम पिम्स जैसे 7 हॉस्पिटल्स या 6 हॉस्पिटल्स मज़ीद बनने चाहिए थे। और इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी कुछ अर्सा पहले, जिसमें ये कहा गया था कि इस्लामाबाद के 4-5 कोनों में एक एक हॉस्पिटल बनाया जाए। वजह उसकी ये है कि इस्लामाबाद की आबादी जो यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ पे अब रोज़ाना 7 से 9 हज़ार अफराद ओपीडी में आते हैं, लेकिन ये सारे इस्लामाबाद के नहीं हैं। इनमें से तकरीबन 65% जो मरीज़ हैं वो इस्लामाबाद से बाहर से आते हैं। सबसे ज़्यादा मरीज़ खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, फिर रावलपिंडी यानी पंजाब से, इसके बाद इस्लामाबाद पूरा जो इसके गांव है इर्द गिर्द वहाँ से भी, शहर से भी, आज़ाद कश्मीर से भी, और गिलगित बल्तिस्तान से मरीज़ यहाँ पे आते हैं। लेकिन इसके जो हालात हैं वो आपके सामने, और इस के बारे में हम बात करेंगे आज। डॉक्टर महेश कुमार साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। ये फरमाइएगा कि जो आपने अभी देखा जो कुछ हुआ वहाँ पे, किसकी जिम्मेदारी है? एक हुकूमत की तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो मैंने अभी बताया है इस्लामाबाद जिस तेज़ी से फैला है, बगैर प्लानिंग के फैला है, उसमें ना सेहत की सहूलियात पर तवज्जो दी गई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी गई, ना तालीमी इदारों पर तवज्जो दी गई। तो जो मुसलसल पिछले 20-25-30 साल में हुकूमतें आई हैं, उन सब की ये मजमूई जिम्मेदारी थी या किसी एक की? देखिए, पहले तो इस होलनाक वाक़े पे बात करनी चाहिए। ये बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है और दिल बहलाने वाला, खून के आंसू बहाने वाला कौम को। तो इस पे जितनी भी हम दुख का इजहार करें उतना कम है। और ख़ास करके छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जिसने अपनी ज़िंदगी नहीं देखी है, और ये पाकिस्तान का एक बड़े में बड़ा दुखदाई वाक़या है। और इस हवाले से हम स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरान के साथ वहाँ गए थे, विज़िट किया, हमने देखा तो वहाँ आग लगी हुई थी। और हमने वहाँ नर्सेज से पूछा, डॉक्टर से पूछा, ईडी भी था।
तो जो मिनिस्टर साहब ने कहा था कि अब ये एक स्पार्क जो है एसी से नीचे गिरा था और 1 मिनट में जो है वो पूरी ऑक्सीजन ने वहाँ लपेट लिया और जितने बेड थे वो 1 मिनट में जो है वो आग से लपेट गए। तो हमने उनसे जब इंक्वायरी की और पूछा तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि वो एसी खराब है और कोई कह रहा था कि वो गुच्छे से स्पार्क हुआ था वायर के और नर्सेज के अचानक एक सिलेंडर से आवाज आई फटा और हम एक बच्चे को लेके भाग गए और पूरा एक डॉक्टर ने कहा जब हम गए तो हर बेड से आग निकल रही थी। तो उनसे हमने ये कंसेंसस से ये देखा कि ये जो स्पार्क वाली बात है ये सही नहीं है और कोई भी सोर्स जो है जो फायर कैसे लगी वो मालूम नहीं हो सका है अभी तक। तो इस हवाले से हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट जो है वो हुआ हो या वहाँ ऑक्सीजन की जो पाइप की फिटिंग है उसमें कोई डिफेक्ट हो। तो कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर ने बनाई है उस कमेटी का इंतजार करना चाहिए और अभी 1 दिन में 2 दिन में ये देखना चाहिए कि ये पूरे कौम को मुतमिन करती है कमेटी या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता। और ठीक है। हमने एक जल्दी स्टैंडिंग कमेटी की जो मीटिंग 31 तारीख को रखी है और आज असेंबली में भी डिस्कस हुआ था और सबने कंसेंसस से ये कहा कि एक पार्लियामेंट की कमेटी बननी चाहिए सेनेट और नेशनल असेंबली के मेंबरों पे और ऑन एयर डेली बेसिस पे इसकी डिटेल इंक्वायरी करनी चाहिए जिसमें टेक्निकली भी जो बायोमेडिकल वाले हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन वाले हैं, ऑक्सीजन के हैं, इंक्यूबेटर के, ये सब देखना चाहिए। ये कब लगा है, पुराना है और नए ब्लॉक में क्यों शिफ्ट नहीं हुए, ये काफ़ी चीज़ें हैं इसको देखने के हवाले से। तो एक डिटेल्ड इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद ज़्यादा ये है कि कैसे और हॉस्पिटल्स का निज़ाम जो है वो भी देखना चाहिए कि और कोई ऐसा साना ना हो जो किसको हमें देखना चाहिए दोबारा डॉक्टर महेश कुमार साहब? आप कायमा कमेटी बराए हेल्थ के मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, और आपकी कमेटी कौन देखे? मैं देखूं जाके या मरीज देखें जाके या उनके साथ जाने वाले रिश्तेदार देखे? कौन देखेगा? मतलब आप देखें ना, ये मैं बात कर रहा हूं कि 1985 में ये हॉस्पिटल बना था 592 बेड का और अब 1254 बेड हैं इसमें। तो मजीद हॉस्पिटल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द क्यों नहीं बनाए गए जब आपको भी अब तो इस्लामाबाद आप भी हाँ जानते ब्लॉक होंगे, तो बने यहाँ हैं, रहते भी ब्लॉक हैं, बने हैं, 5-6 देखें अतराफ से यहाँ मरीज आते हैं। तो ब्लॉक बने इस्लामाबाद हैं, की उन एंट्री पॉइंट के करीब जी एक्सटेंशन की हुई है और ये एमसीए सेंटर सेंटर जहाँ ये वाकया हुआ है तो वहाँ पूरा एक नया ब्लॉक बना हुआ है और वो शिफ्टिंग भी हो रही है। वहाँ वहाँ एक नर्सरी वेल इक्विप्ड नर्सरी काम कर रही है। इन्होंने वहाँ ऑपरेशन थिएटर जो पुराने ब्लॉक में थे वो वहाँ शिफ्ट भी कर लिए हैं। वहाँ बेड बढ़ाए भी हैं गायनी के। तो ये भी देखना है, ये 1990 का ये ब्लॉक बना हुआ है जो एमसीएच सेंटर बच्चों की नर्सरी का और गायनी वार्ड जो था। तो इसमें ये देखना था कि इनकी जो नर्सरी ये बच्चों को यहाँ रखने के हवाले से फिट थी या नहीं थी, इसके जो इंक्यूबेटर ऑक्सीजनेशन डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि अब देखने का क्या फायदा? पहले क्यों नहीं देखा? 36 साल पहले एक नर्सरी बनी, 36 साल में उसकी एक्सटेंशन नहीं हो सकी। मतलब ये कायमा कमेटी का भी तो आपसे मैं इसलिए पूछ रहा हूं, ज़ाहिर आपकी डायरेक्ट जिम्मेदारी तो नहीं है, लेकिन कायमा कमेटी कायमा कमेटी में ये इश्यूज आए हैं। मिनिस्टर साहब ये भी कहते हैं हर मीटिंग में कि ये पुराना इतने सालों का सिस्टम खराब है, 1.5 साल में कैसे सही होगा। मैं जब आया हूँ हम हर मीटिंग में इनको काफी दफा स्पिम्स के भी इश्यूज आते थे तो उस हवाले से ये बात करता था कि हमने 2 साल लगाए नर्सिंग काउंसिल को सही करने में, हमें इतनी हिंड्रेंस आई थी उसमें। 2 साल में हमने नया एक बिल बनाया है। किसकी तरफ से एंट्रेंस आई थी? किसकी तरफ से एंट्रेंस आई थी? हिंड्रेंस पता नहीं, वो किसकी तरफ से एंट्रेंस आई थी जो 2 साल लगे? एक प्रेसिडेंट थी, वो कभी कोर्टों के कोर्ट्स में जाती थी, अपना स्टे ले आती थी। पता नहीं वो प्रेसिडेंट को हटाने में ये मिनिस्टर जो है कि वो ऑटोनॉमस बॉडी है, हम हटा नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 बार प्रेसिडेंट कोशिश थी? की, वो नर्सिंग काउंसिल की, और वहाँ एक सेक्रेटरी थी। नर्सिंग काउंसिल की प्रेसिडेंट इतनी पावरफुल थी कि पूरी हुकूमत को उसने नथ डाल दी अकेली ने। वो एक बिल पहले बिल बना वेरी हुआ सैड। था
उसके उसको कोई मिनिस्ट्री कुछ कर भी नहीं सकती। फिर नया बिल बनाया ठीक गया, है, उसके बाद उसको हटाया गया, नए बिल के बाद। ठीक है। मैं टिक्का खान सानी साहब को भी ले लूँ, अब मैं फिर आपके साथ जारी रखता हूँ बात। टिक्का खान, ये बताइएगा, आप इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं बहुत सारे विजिट्स हो रहे हैं वहाँ पे, हाई प्रोफाइल विजिट्स लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन आपको रिपोर्ट का अभी तक कोई पता चला है कि क्या रिपोर्ट बनाई है? जो कमेटी बनाई गई थी उसने इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट की आई है उसकी? हाँ बिल्कुल अफसार साहब, बिल्कुल स्टैंडिंग कमेटी भी आई, डॉक्टर महेश कुमार साहब भी आए यहाँ बात कर, कानात में तजाद है आपस में। इसके साथ साथ कमेटी ने वहाँ का भी विजिट किया, तारिक फजल चौधरी आए, मिनिस्टर हेल्थ खुद आए। इसके साथ साथ अभी थोड़ी देर पहले राना साहब आए थे, फेडरल मिनिस्टर फॉर पब्लिक अफेयर्स, जो प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भेजे गए थे, राना मुबशिर साहब। इसके साथ बाकी भी अथॉरिटीज़ आई हैं यहाँ पे, कमेटी ने विजिट किया यहाँ पे। अफसार साहब ये तो कह रहे हैं सब की आग लगी, ये तो सबको पता है आग लगी। आग क्यों लगी, कैसे लगी, क्यों नहीं बुझी, क्यों इतना बड़ा नुकसान हो गया, बच्चे क्यों नहीं बचाए जा सके, ये सब सवाल हैं जिनके जवाब ना तो कमेटी को मिले हैं अभी तक, और ना ही हमें मिले हैं, और ना ही जो कमेटी बनी है उसको प्रॉपरली इसका जवाब मिल सका। एक तो कह रहे हैं एसी खराब है, पहले कहते थे एसी का शोला नीचे गिरा और नीचे इन्वायरमेंट ऐसा था जहाँ पे ऑक्सीजन होती है और वो फ्लेम बना और उसके बाद ब्लास्ट हुआ। फिर कह रहे थे कि नहीं एसी का उसके बाद कंप्रेसर फटा होगा, वो भी ठीक है, आउटर से गैस आई होगी, शायद शॉर्ट सर्किट हो आउटर से एसी में, एसी से नीचे, वो भी बिल्कुल बात गलत साबित हुई। तो यूं अभी तक किसी नतीजे पर हमारे एक्सपर्ट्स पहुंच ही नहीं सके। उस पर कमेटी में है साबिक वज़ीर दाखिला, इसके साथ साथ उस कमेटी में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट है, बाकी एक्सपर्ट्स के इंटरव्यू किए जा रहे हैं। ये जो 2 ब्लॉक्स है ना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल MCH, ये इनके अलग से एक JED हैं, डॉक्टर मुताहिर शाह, जो इनको देखते हैं, एक ED, उसके बाद हर कंपोनेंट का एक JED या डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर है। इसका भी एक डिप्टी JED है जो दोनों हॉस्पिटल को देखता है। वो जो शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, बिल्कुल शिफ्टिंग हुई है। AD को छोड़ें, इस वक्त ये बताइएगा कि जब ये जो ऑक्सीजन तो ज़ाहिर है इनफ्लेमेबल होती है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लिए गए थे? जहाँ पे इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन थी, ICU था, वहाँ पे ये जो नॉर्मल फ्लोर पे पड़ा होता है सब कुछ ऐसे ही था? अफसर साहब, इस हॉस्पिटल में जब जापान ने ये बिल्डिंग दी, उसके बाद NOC कैसे जारी किया गया जब इसमें फायर के सेफ्टी के इक्विपमेंट ही नहीं थे? इसमें कम से कम हर जगह पे, हर वार्ड में, चूँकि पेशेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हर जगह नर्सिस में मौजूद हैं। यहाँ पे तो कम से कम सेक्रेटरी साहब कह रहे थे कि 35 ऐसे इक्विपमेंट थे जिनमें से 26 हमने गैस सिलेंडर खाली कर दिए, लेकिन फायर नहीं बुझी। और कब आए? जब उसके बाद अगला जो नुकसान था, यानी बिल्डिंग तो खाली थी, पेशेंट तो खाली कर लिए, उसके बाद बिल्डिंग ने जलना था, बच्चे जो जल गए उनको नहीं बचाया जा सका। 7 चूँकि रबीउल अव्वल की छुट्टी भी थी उस दिन, और छुट्टी वाले दिन सिक्योरिटी गार्ड जो अवेलेबल थे, 7 वाली बिल्डिंग से 3-4 सिक्योरिटी गार्ड आए। आपको पता है कि इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को आउटसोर्स किया हुआ है, प्राइवेट कंपनी इस हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को चला रही है। चंद जो सिक्योरिटी गार्ड्स हॉस्पिटल में खाकी यूनिफॉर्म में हैं, उनमें से लोग आए, वही इंटरेस्ट ले रहे थे, या फिर खवातीन यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अंदर लेबर रूम में, इसके साथ साथ नर्सरी में भी बाहर खातून थी जो सिक्योरिटी गार्ड थी वो, और जिन्होंने CCTV फुटेज देखी है वो देख सकते हैं कि वो भी बाहर भागी है किसी को बुलाने के लिए, और खवातीन रेस्क्यू करती रही है। फीमेल डॉक्टर ने खवातीन को रेस्क्यू किया, बच्चों को तो रेस्क्यू किया ही नहीं गया, बच्चे तो बेचारे जल गए और या फिर उनके दम घुट गया, जैसे डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कह रहे हैं। CCTV का आपने जिक्र किया, तो CCTV का फुटेज से पता चलता है कि आग की वजह क्या बनी? जो देखने वाले हैं वो बताते हैं। ED साहब ने मिनिस्टर साहब को, जब यहाँ मैं साथ गया था, बिल्कुल मेरे पीछे वो सामने ब्लॉक है, यहाँ से गुजरते हुए हम उस पर गए, डॉक्टर साहब ने भी देखी होगी वो नर्सरी, वहाँ अंधेरा था बहुत ज़्यादा, वहाँ पे बताया गया कि यहाँ से शोला नीचे गिरा है और यहाँ नीचे बेड्स थे और एकदम फैल गई, यानी 6:38 पे वो शोला नीचे गिरा, एक फ्लेम, और उसके बाद 39 मिनट्स पे पूरे फैल के एक ब्लास्ट हुआ और छत नीचे गिर गई, और वो बच्चे तो मुकम्मल झुलस गए जिनके ऊपर छत वो गिरी थी। कुछ इक्विपमेंट नीचे प्लास्टिक के बेड्स हैं, उसके बाद आप देखिए वेंटिलेटर हैं, दोबारा मुझे बताइएगा, 6:08 पे गिरा और 6:39 पे आग फैल गई। 38 मिनट, 6:38
6:38 पे 6:38 पे फ्लेम नीचे गिरा और 39 मिनट पे यानी 1 मिनट के अंदर अंदर गैस वो आग 1 फैली मिनट है, में? उसने लपेट में ले अच्छा। लिया और वही एक बच्ची बची जिसको उसकी खाला ने उठा के सीने से लगा लिया, उसको भी नहीं निकालने दे रहे थे, पीछे गेट बंद थे। जो इनके बयानात बंद किए, कलम बंद किए गए हैं बयानात, या कमिश्नर ऑफिस में 2 दिन पहले बयानात लिए गए हैं सबसे, तमाम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से लेके सिक्योरिटी गार्ड तक और हाई आपके जो ख्याल में ऑफिसर्स क्या हो हैं सकता उनके है? वो ये जो गफलत डॉक्टर्स है मौजूद थे। या इसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है? प्रोफेशनल गफलत, लापरवाही। आपको पता है कि यहाँ पे रिहर्सल कितना अरसा हो गया हुई है, एक ड्रिल ठीक यहाँ पे है, रिहर्सल हाँ ठीक है, उस पर करते हैं बाद में। डॉक्टर महेश कुमार को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने सुना गफलत है, फायर ड्रिल नहीं हुई, रिहर्सल नहीं कभी हुई, तो कायमा कमेटी एक ओवरसाइट तो करती है ना। तो मैं आप क्योंकि चेयरमैन इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा, लेकिन कायमा कमेटी का काम तो है ना कि अगर 2 साल तक वो एक काम नहीं करवा सके छोटा सा, तो फिर आपके पास इख्तियार ही नहीं है, तो क्या फायदा? लोग पार्लियामेंट पे या जमहूरियत पे या सिस्टम पे कैसे यकीन करें? देखें, ये काम तो करना है मिनिस्ट्री को और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को। ये अभी जो सब है इसको तो सीसीटीवी से, इस पूरे वाक़े को सीसीटीवी से ही अंदाजा होगा, फिर टेक्निकली हमें कुछ मालूम होगा कि ये कैसे हुआ है, कैसे हो सकता है। हमें पहले कुछ न कुछ सीसीटीवी से आइडिया होना चाहिए, कमेटी की कुछ न कुछ हमें जरूर रिपोर्ट के हवाले से मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से ये आग लगी है। अभी जो जिस तरीके से सब कह रहे हैं तो ये मुतज़ाद खबरें दे रहे हैं, तो मालूम हो कि इसका क्या। देखें, पहले तो बच्चे ठीक भी हो रहे थे यहाँ, लेकिन काफी अरसे से इसकी कंडीशन क्या थी ये तो कमेटी देखते नहीं है कि उसकी कंडीशन, वायरिंग सही थी या नहीं थी। ऐसा कोई इशू आया नहीं था कमेटी के पास को हम कह सकें कि असल जो है IHRA का ये काम जरूर है। IHRA ने ये देखा नहीं देखा, तो ये IHRA जो है उसका तो आपको अंदाजा है कि उसने बिल्कुल पहले IHRA को ये देखना है कि इसको कभी वार्निंग दिया है या नहीं, ये हमें देखना अभी बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर वार्निंग नहीं दिया है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है डॉक्टर महेश कुमार साहब, टिका खान सानी साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। बहुत अफसोसनाक और अंदरनाक ये वाक़या है और इस पर अभी तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। उससे पहले इस पर कुछ कहना मुनासिब नहीं है। जिन लोगों को नुकसान जिनका हुआ, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और हमारे हुक्मरानों को अकल दे कि वो इस तरह के मज़ीद हादसों से बचने के इंतजाम कर सकें और जितनी रिक्वायरमेंट है इस्लामाबाद में या पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी, वो पूरी करें लोगों की। और अब हमारा टेल एंडर आज का जो है वो एक बहुत अहम इशू है इंस्टाग्राम और फेसबुक का, बच्चों के इस्तेमाल के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसकी वजह से बच्चे ख़राब हो रहे हैं जिसे आप कहते हैं। तो अमेरिका की 29 रियासतों ने मेटा, इसकी जो कंपनी ओनर, जो पेरेंट कंपनी है इंस्टाग्राम और फेसबुक की, एक ही कंपनी इसको चलाती है मेटा, उसके ख़िलाफ़ अमेरिका की 29 रियासतों ने मिल के एक मुकदमा किया और उस मुकदमे में अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ने सेटलमेंट कर ली है और उन रियासतों ने ये साबित किया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक इस तरीके से डिज़ाइन की गई है कि इसकी एडिक्शन हो जाती है, बच्चों को आदी हो जाते हैं इसके। तो उस पर $18 बिलियन उन्होंने जुर्माना अदा करने की हामी भरी है इन 29 रियासतों को, सिवाय न्यू मैक्सिको, वो उसमें शामिल नहीं है, रियासत जो न्यू मैक्सिको है। और फिर उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ करने पर रजामंद हुई है। तब्दीलियाँ बहुत अहम हैं। उस पर कहा गया कि नौउम्र जो सार्फिन हैं उनको रोज़ाना 2 घंटे की डिफ़ॉल्ट वक्त की 2 घंटे तक सिर्फ इस्तेमाल कर सकेंगे इंस्टा और फेसबुक दोनों, मजमूई तौर पर। ये नहीं कि 2 घंटे इंस्टा 2 घंटे फेसबुक, दोनों अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिला के 2 घंटे, और उससे ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये सिर्फ वालिदैन की इजाज़त से कर सकेंगे, मेटा इसको इंश्योर करेगा। फिर यह है कि नौउम्र सार्फिन की प्रोफाइल्स और उसमें जो कंटेंट है
वो इंगेज करेंगे कि उनके लाइक्स को छुपा दिया जाए। और फिर ये कि स्कूल मोड, जिसके तहत स्कूल के दिनों में सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नोटिफिकेशंस खामोश रहेंगे, नहीं आएंगे इन दोनों ऐप्स पे उन बच्चों के जो इस्तेमाल करते हैं। मुसलसल 15 मिनट अगर कोई बच्चा इंस्टाग्राम या फेसबुक को इस्तेमाल करेगा तो उसको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसमें याद दहानी करवाई जाएगी कि मजमूई इस्तेमाल 60 और 90 मिनट तक पहुँचने वाला है। और एल्गोरिथम के बगैर फीड मुंतखब करने की सहूलत भी दी जाएगी कि एल्गो के पीछे खुद ब खुद वो चीज़ें नहीं आती जाएंगी जिसको बच्चा जिसके पीछे जाता है और देखता है। और फिर इसके अलावा जो फ़िल्टर्स हैं, एक्सट्रीम मेकअप फ़िल्टर्स, वो नॉर्मल सार्फिन को मुयस्सर नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी अहम चीज़ है। उम्मीद है कि इसका इतलाक़ पूरी दुनिया में होगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान को इस पर ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि हमें भी अपने बच्चों की फ़िक्र ज़रूर करनी चाहिए। तो वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वक्त है हमारे आज के हॉट इशू का। हॉट इशू है गिलानी वज़ारत उज़्मा तक कैसे पहुँचे। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 30 वोट लेकर मुंतखब हो गए हैं वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर के, और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया है। ये एक बड़ा ही हैरान कुन फैसला है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जिसके बारे में आप सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि गिलानी वज़ारत उज़्मा तक कैसे पहुँचे, जबकि वो अपना इलेक्शन भी हार चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वो असम्बली के मेंबर बने और फिर वज़ीर आज़म भी बन गए। ख्वाजा मतीन ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और कश्मीर से ताल्लुक़ है। ख्वाजा साहब, ये बताइएगा, क्या आपके लिए भी ये कोई हैरानगी की बात है कि अचानक गिलानी साहब रेस में थे नहीं कहीं, लेकिन वो आए सबसे पीछे और आगे निकल गए नंबर 1 पे? बिल्कुल, ना सिर्फ सियासी मुबस्सरीन के लिए हैरान कुन खबर है बल्कि आज़ाद कश्मीर के हर सियासी कारकुन के लिए ये एक बम फूटा है उसके सर पर कि एक शख्स अपना हल्का इंतखाब हार गया और उसको मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। इसमें बम फटने की क्या बात है? पहले भी तो हुआ है ना? पहले नहीं हुआ सरदार अब्दुल कयूम बने थे। मैं बताता हूँ, 91 में वो सदर थे। सदर के बाद उनको उनकी पार्टी ने कहा आप आवाम में, वो इंतखाब हारे नहीं थे। आप एक शख्स इंतखाब हारा इसी इलेक्शन में हाल ही में, तो उसको आपने टेक्नोक्रेट की निश्चित सरदार कयूम का मवाजना बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी के साथ नहीं किया जा सकता। उनकी एक इस्तिस्नाई शख्सियत है वो आज़ाद कश्मीर की, 3 बड़ी शख्सियत और उस वक्त सरदार इब्राहिम, ये आपने बड़ी अहम बात बताई है, वो उस वक्त सदर थे और जब मुंतखब होकर सदर बने थे। हाँ, मुंतखब सदर बने थे। सदर बनने के बाद एक वक्फा है, 90 में वो सदर थे जब इंतखाब हुए। फिर वो 91 में उनकी पार्टी ने कहा कि आप क्योंकि इंतखाब लड़े नहीं, बतौर सदर थे, तो आप जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त है, उलमा मशाइख की नशिस्त पर उनको मुंतखब करके, और मैं आपको बताऊँ कि एच खुर्शीद, सरदार इब्राहिम और सरदार अब्दुल कयूम खान एक इस्तिस्नाई शख्सियात हैं। जैसे आपको कैद आज़म की मिसाल यहाँ फिट करें, ये तो इस पार्टी में इनका क्राइटेरिया देख लें, ये 7वें 8वें नंबर के लीडर हैं। ठीक है, इनको राजा फरूक हैदर सियासत में लाए 2011 में, जब वो यहाँ से शहर से इंतखाब जीते, उन्होंने ज़िमनी इंतखाब हुआ तो उन्होंने, ये उनके दोस्त के साहबजादे हैं, पीर आसिफ गिलानी इनके वालिद थे, उनके फरूक हैदर साहब के बड़े करीबी दोस्त, उनके बेटे को बाहर से पढ़ लिख कर आए, 12 इतला किया हुआ था इन्होंने। अभी ये सिर्फ 2021 का इंतखाब भी हारे हुए हैं, 2026 का 2 मुसलसल इंतखाब आ रहे शख्स को आप टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर लेकर आए हैं। तो इनके पास कौन सी मैजिक वॉन्ड है जिसको घुमाया इन्होंने? और देखिए, हमारे यहाँ वज़ीर आज़म बनना या वज़ीर आला बनना आसान नहीं होता। बहुत सारे प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, उन सबको राज़ी करके, खुश करके आप यहाँ पहुँच जाएंगे। कैसे हुआ है? अच्छा, ये बड़ा देखिए, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल तक हम देख रहे थे कि राजा फारूक हैदर साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में शाह गुलाम कादर साहब के घर पे गए और दोनों ने एग्री किया कि हम आज के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और वोट नहीं देंगे। और शाह गुलाम कादर तो आज भी इस्लामाबाद में ही हैं, सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने वोट नहीं दिया अपनी पार्टी के कैंडिडेट को, और राजा साहब चले गए, फारूक साहब। ये क्या है? मैं उधर ही था उस वक्त जब राजा फरूक हैदर खान वहाँ से निकल रहे थे, तो उसी वक्त मैं पहुँचा था और इनसे पूछा राजा फरूक हैदर साहब से। उन्होंने कहा कि मैं आज मुजफ्फराबाद जा रहा हूँ लेकिन मैं वोट कास्ट नहीं करूँगा। बहरहाल उनको मुजफ्फराबाद के उनके, क्योंकि इस ख़ानदान के साथ उनके तल्लुकात हैं, वो गए, उन्हें मनाया और ले आए राजा साहब को। लेकिन जो एक नई मिसाल कायम की है वो शाह गुलाम कादर हैं।
मुझे बताइए अफसार साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, सारा आपने उतार चढ़ाव देखें, आपसे तो हम जमहूरियत, डेमोक्रेसी, असूल पसंदी, मेरिट आपसे हम सीखते रहे हैं। आप हमें बताइए, हम क्या बताएं कि ये जमहूरियत है, ये आपने हमें सबक पढ़ाया था, ये मुझे तो बताया ना। देखें आपने मेरे ऊपर ही डाल दिया, साफ़ी है ना आप। मुझे जमहूरियत, असूल पसंदी और मेरिट का सबक मैंने पढ़ाया, मुझे इस पर माफ़ कर दें, मैं माजरत ख्वाह हूँ। ये पाकिस्तान है, यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है। तो अब आइंदा के लिए मैं आपको ये सबक नहीं पढ़ाऊँगा, या किसी को भी नहीं पढ़ाऊँगा। हमने इस इंतखाब में देख लिया नून लीग के लिए शेर है सर अदीम हाशमी का, गिरो तो साथ गिरे शाने शह सवारी भी, जवाल आए तो पूरे कमाल में आए। ये जो जवाल आया है मुस्लिम लीग नून की सियासत को, और ख़ास कर मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी में 2-3 शख्सियात ऐसी हैं बीच में, चौधरी रियाज हैं, फरियाल तालपुर साहिबा हैं, यहाँ को मियाँ नवाज शरीफ कश्मीर, पाकिस्तान का कोई लीडर ऐसा नहीं है जो मियाँ नवाज शरीफ की तरह आज़ाद कश्मीर की दूसरी तीसरी नस्लों को जानता हो, बल्कि मकबूजा कश्मीर की लीडरशिप को भी जानता हो। सबसे ये तवक्को की जा सकती है, मियां नवाज शरीफ से ये तवक्को नहीं की जा सकती और कि वो इस तरह का फैसला करेंगे। नहीं देखें, आप जवाल का लफ्ज कुछ ज्यादा स्ट्रांग नहीं यूज कर लिया। एक फैसला है, अभी देखिए उनको सब लोगों ने वोट दिए लाइन में लग के गिलानी साहब को। आप जबर की तलवार से फैसला मुसल्लत तो कर सकते हैं अफसार साहब, इस हुकूमत ने चलना भी है, इस वजीर आजम ने भी बड़े बड़े चैलेंजेस मुंह खोले बैठे हैं कश्मीर के अंदर। ये नहीं है इस वक्त आपने वहां के लोग जो एक मुख्तलिफ बयानियां रखते हैं, उनका क्या मौकफ है? हमारे फैसले कश्मीर में नहीं होते, हक हाकमियत का सवाल कर रहे हैं, हक हुक्मरानी का सवाल कर रहे हैं। आप एक शख्स जो इंतखाब आ रहा है, पीपल्स पार्टी ने क्या किया देखिए, पीपल्स पार्टी ने नून लीग को एक थप्पड़ रसीद किया है। जिस शख्स ने हराया इन्हें आम इंतखाबात में, उसी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार इसके सामने खड़ा किया। ये 30 अच्छा, इसी से आ रहे हैं, इसी से आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था वजारत उज़्मा का, गिलानी साहब उसी से आ रहे हैं। जानबूझकर उन्होंने इसी को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार बनाया कि कैसे जस्टिफाई करेंगे अपने लोगों को, क्या मुंह दिखाएंगे आप मियां नवाज शरीफ से। ये वाली बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है, मुझे नहीं पता। इसका मतलब है कि वो पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे वजारत उज़्मा के, नहीं, उनको सिर्फ इनको शर्मिंदा करने के लिए गिलानी साहब को उन्होंने खड़ा किया। बिल्कुल 100%। तो वहां जो लोग असेंबली में क्या सूरत हाल होगी इस तरह की सिचुएशन में? जब देखिए ना, जब हार के आया इलेक्शन हल्के में और वो वजारत उज़्मा नहीं, जब ये वहाँ भाषण दे रहे होंगे बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, मैं उनकी शख्सियत से कोई इख्तलाफ नहीं करता, पढ़े लिखे खुश शक्ल खूबसूरत आदमी है, उनका एक कैरियर है, लेकिन इस जो मेरिट है वजारत उज़्मा का, उस पर माजरत के साथ वो पूरा नहीं उतरते। अब उन्होंने से अब वो मुख्तार अब्बास क्या है मेरिट देखिए, जिस शख्स की सरबराही में 21 में जो इंतखाबात हुए थे, मुस्लिम लीग नून की एजेके में 4 नशिस्तें थी, 2 महाजिन की नशिस्तें थी, जिसकी सरबराही में आपने इंतखाब लड़ा, आप 32 नशिस्तों पर पहुंचे हैं, अभी 7 हल्के बाकी रहते हैं, आप उस सदर को टके टोकरी करके रख दिया, आपने उसको राजी करना भी गवारा नहीं किया। उन्होंने अपनी असूल पसंदी, ये पहली बार एजेके में हुआ है, जब भी कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस तरह के फैसले किए, लोगों ने लाइन में लग के वोट डाले हैं। जिस जमात के सदर ने, जिसकी सरबराही में इंतखाब लड़ा गया, ये एजेके में रजिस्टर्ड मियां नवाज शरीफ के नाम से नहीं है मुस्लिम लीग नून, ये शाह गुलाम कादर के नाम से रजिस्टर्ड पार्टी है। अच्छा, आपने उस शाह गुलाम कादर को बिल्कुल उसको आपने कहा जी, उन्होंने कहा वहां जब वज़ीर आज़म हाउस में मीटिंग हुई कि आप किसी भी मुंतखब शख्स को ले आइए, इस वक्त ये जरूरत नहीं है। राजा फरूक हैदर साहब ने कहा अगर मुझ पर क्रास लग गया तो ये तो सदर जमात है शाह गुलाम कादर, इस बेचारे का क्या कसूर है? उन्होंने कहा जी नहीं, फैसला यही है, चलो आपने ये कर लिया। अब ये जो नौजवान आपने जिसके कंधों पर इतना भारी भरकम बोझ डाल दिया है, क्या ये इनमें इतना सियासी तदब्बर है जो एजेके के मसाइल है उनको हल कर सके? आपने चलना भी है। मैं आपको 21 में जब खिलाफ मेरिट फैसला किया गया, बैरिस्टर सुल्तान थे पीटीआई के सदर, उनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, कयूम नियाज़ी साहब को बनाया गया, तो फिर आपने देखा कि दींगा मुश्ती होती रही, 4 वज़ीर आज़म आए उस असेंबली में। तो ये बुनियाद रखी एक और दींगा मुश्ती की, आप मुझे ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आती। ये जरा राना सनाउल्लाह का आपने जिक्र किया, उनका एक शॉट है 8 अगस्त को उन्होंने हमारे प्रोग्राम में क्या कहा था, जरा सुनिए। माजी में तो हमने देखा है कि आपका जो भी पार्टी का सदर है, मसला आजाद जम्मू कश्मीर का पार्टी का सदर ही वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी होता था, तो इस दफा वो पॉलिसी आप बदल रहे हैं, रवायत बदल रहे हैं? वो नहीं, ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये तो रवायत तो है ना, फैसला इस वक्त कर सकते हैं। नहीं, कोई रवायत नहीं है, रवायत नहीं। राजा फारूक हैदर थे, अभी शाह गुलाम कादर है। नहीं, रवायत कोई नहीं, हो सकता है अब भी हो सकता है, पहले भी हो सकता रहा है, लेकिन रवायत नहीं है, रवायत कोई नहीं है। तो रवायत तो थी जो आप दलील दे रहे थे। 8 अगस्त को उन्होंने कह दिया था राणा साहब ने कि ये रवायत कोई नहीं है और कोई और भी आ सकता है।
आप मुझे एक सवाल का और जवाब दें। आपने कहा कि ये पार्टी चलती हुई नजर नहीं है पार्टी से, हाँ ये कंपनी चलती नजर नहीं आ रही। ये किस बुनियाद पे आप कह रहे हैं? मेरा तो ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून बड़ी मजबूत है आज़ाद कश्मीर में। ये देखिए मजबूत है, मजबूत किन की वजह से है? राजा फारूक हैदर खान की वजह से ये मजबूत है पार्टी, शाह गुलाम कादर की वजह से ये पार्टी मजबूत है। ये पार्टी 2010 में बनी, ये दोनों बानियान हैं AJK में मुस्लिम लीग नून बनाने वालों में से। आप जब इस तरह के करते, मैं कल उनके घर में था, कितने कारकुनान फोन कर रहे थे, वहां लोग दाड़े मार के रो रहे थे। शाह गुलाम कादर के घर वो कह रहे थे लोग कि हमें बताइए हम रिजाइन दें। तो फिर कई अरकान असेंबली ने भी उन्हें फोन किया कि हम इस्लामाबाद आ जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप का फैसला मानिए, मैं अभी पार्टी में मुस्लिम लीग नून ने इतने सीनियर लीडर को इस तरह इस्तेमाल करके क्यों छोड़ दिया? ये सवाल तो मियां नवाज शरीफ से बनता है कि मियां साहब के होते हुए भी अगर मियां साहब ने भी मसरत पसंदी से काम लेना है, और मैं माजरत के साथ लफ्ज़ यूज़ करूँ, लेट जाना है, तो फिर कौन खड़ा होगा, कौन बताएगा? इस वक्त ये जो टेक्नोक्रेट को आपने वजीर आजम बना के एक बड़ा बुरा मैसेज दिया है, जो मैं पहले बात कर रहा था हक़ हुक्मरानी की, हक़ मलकियत की, इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं। ये आज़ाद कश्मीर का समाज, पॉलिटिकल सिस्टम, इसके ये फैसला इसके तार पोत बखेर देगा। कोई ये हजम नहीं होने वाला फैसला। चलें, आप कह रहे हैं हजम नहीं होने वाला, मुझे लगता है मिसाल कायम की गई है। आइंदा ये काम पाकिस्तान के किसी सूबे में भी हो सकता है और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में भी हो सकता है। अब तो रवायत भी बन गई। जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले रहा, कि ओनरशिप कोई नहीं ले रहा। इसकी क्या वजह है? वजह आप खुद तलाश कर लें। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और हमारा आज का एडिटोरियल है गरीब क्यों मरता है, अल्लाह से पूछें। ये कहा है गवर्नर पंजाब सलीम साहब ने। ज़रा आप भी सुनिए। सर, इस मुल्क में फिर गरीब का बच्चा ही क्यों मर रहा है सर? अगर रोड के ऊपर कोई हादसा हो, अस्पताल के अंदर हो, किसी फैक्ट्री के अंदर हो, सिर्फ गरीब का बच्चा ही क्यों मरता है? ये तो खुदा से आपको फिर पूछना पड़ेगा, अल्लाह से। वैसे मौत जो है वो अल्लाह की तरफ से मुतय्यन है। अमीर भी मरता है और गरीब भी मरता है। अब वहाँ पे जो है वो अमीर के बच्चे भी होंगे, गरीब की, उसके लिए तो अब अल्लाह से मुकाबला। तो आपने देखा, ये इस मुआशरे का एक बहुत पुराना तरीका है। जो एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है वो गरीब को सिर्फ ये कहती है कि ये अल्लाह की तरफ से है। ख़ुद जो निज़ाम की नाकामियाँ हैं और जो करप्शन है, उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए हैं, उससे जो मौत होती है उसको अल्लाह की तरफ मोड़ दिया जाता है कि अल्लाह की तरफ से मौत तो ज़ाहिर अल्लाह की तरफ से आती है। लेकिन दुनिया भर में स्टडीज़ हुई हैं कि डिज़ास्टर्स हों, मैन मेड डिज़ास्टर्स हों या नेचुरल डिज़ास्टर हों, जो लो इनकम पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में वो ज़्यादा उसका निशाना बनती है, क्योंकि उनके पास अच्छे मजबूत घर नहीं होते, क्योंकि उनके घर ऐसी जगहों पे होते हैं या स्लोप्स पे होते हैं या दरियाओं के करीब होते हैं कि जहाँ सैलाब भी उन पे सबसे पहले आके गिरता है। जल्जले का नुकसान भी उनके कमज़ोर घरों को सबसे ज़्यादा होता है, और अगर लैंडस्लाइड हो तो उन्हीं के घर होते हैं। और दूसरी वजह यह है कि जैसे पिम्स के इस हॉस्पिटल में आग लगी, लो इनकम ग्रुप्स के लोग वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्स था उस आग लगने के बाद, रिस्पॉन्स ये था कि ऑटोमेटिक जो फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो नहीं चले। फायर ब्रिगेड कितनी देर में पहुंच के आगे गेट बंद थे, रिस्पांस डिले हुआ तो उससे नुकसान हुआ। तो ये गवर्नर साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबा, जिसकी आबादी कहा जाता है कि दुनिया के 11वें बड़े मुल्क की जितनी है, उसका गवर्नर ये बात कर रहा है कि आप अपने करतूतों का बोझ अल्लाह ताला के खाते में डाल रहे हैं, नौज़-बिल्लाह। तो मेरा ख्याल है कि गरीब को बताने से पहले इस रूलिंग एलीट को समझाना, उनकी तालीम का बंदोबस्त करना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने करतूत जो हैं उनका जो अंजाम गरीब को उठाना पड़ता है वो उसका ज़िम्मेदार अल्लाह को ना ठहराएं। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।